अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो मैं हाजिर हुई हूँ नॉवल शम्सुल हया की एपिसोड 35 लेकर। तो चलते हैं नॉवल की जानिब। मैं आयशा मामा के साथ उनके घर रुक जाऊं? क्या सितम है ना कि जिसका मरता है वही दूसरों को खाना खिलाने की फिक्र में लगा होता है। उनका जवान बेटा गया था, लेकिन फिर भी वो सबको खाना पूछते फिर रहे थे कि कोई नाराज होके ना चला जाए, कोई दूर से आया हुआ भूखा पेट ना लौट जाए। सब खाना खाने के बाद अब वापस लौट रहे थे जब दुनिया नजफ को आकर मौजम ने बताया कि उसकी वालदा इजाज़त मांग रही हैं आयशा को अपने साथ ले जाने की। उसने फौरन ही हाँ कर दी थी। आयशा अपने घर जा रही है ये देख समरा फौरन ही भागते हुए आकर अपने वालिद का हाथ पकड़कर लचकदार लहजे में पूछने लगी, नहीं बेटा, वो अपनी मामा के साथ रहेंगी, आप अपने पापा के साथ रहो। दुर्रे नजफ नहीं चाहता था कि उसकी बेटी किसी पर बोझ बने। मगर मामा जा रही हैं, मैं उनके साथ जाना चाहती हूँ। आपके साथ मैं बोर हो जाती हूँ, मैं क्या करूँगी अकेले। अपने वालिद की जानिब से इनकार सुनते ही वो रोतू सा मुंह बनाकर बोली, मैंने मना कर दिया है ना, और बहस नहीं चाहिए। उसने आंखें दिखाकर सख्ती से मना किया। दुर्रे नजफ के नजदीक समरा आयशा की बेटी नहीं है, वो क्यों उसे लेकर जाएगी अपने घर। समरा अपने नन्हे हाथ सीने पर बांधकर वहीं मुंह फुलाकर खड़ी हो गई थी। समरा चलो। आयशा जैसे ही घर से निकली बाकी सबके साथ वो कार की जानिब नहीं गई, वो पहले समरा को लेने आई। पापा मना कर रहे हैं, वो फौरन मुंह फुलाकर बोली। आयशा ने उसकी बात सुनते ही एहतजाजी निगाहों से दुरे नजफ की जानिब देखा। आपने मना किया है? जी, आप आराम से अपने घर जाएं। उसके लहजे में कोई नाराजगी नहीं थी, ना कोई नरूठापन, ना ही कोई खुफगी, ना ही कोई तंज। वो बिल्कुल ही नॉर्मल वे में बात कर रहा था। अपनी बात कहने के बाद उसने नजर झुकाकर अपने बराबर में खड़ी समरा का हाथ पकड़ना चाहा, ताकि वो भी अपने घर के लिए निकल सके। एक तरफ वो नौजवान सोच रहा था कि समरा उसकी बेटी नहीं है, तो वो नहीं उठाना चाहेगी उसकी जिम्मेदारी, जबकि दूसरी जानिब आयशा को बहुत दुख पहुंचा दुरे नजफ की बात पर। उसे बिल्कुल पराया सा महसूस होने लगा। लगा जैसे वो उसे अपने बच्चे की माँ बना ही नहीं रहा। मैं आराम से कैसे जा सकती हूँ जब मेरी बेटी मेरे साथ नहीं जाएगी? क्या आपको नहीं पता, बच्चे अपनी नानी के घर जाते हैं माँ के साथ। और आयशा का खुफगी और भराई आवाज में कहा जुमला दुर्रे नजफ को अगले ही पल हैरत से नजर उठाने पर मजबूर कर गया था। मैं अपनी बेटी अपने साथ लेकर जाऊंगी। उस लड़की की आंखें सुर्ख हो गई थी, जैसे रो देगी अब। वो भराई आवाज में जिद्दी मिजाजियत के साथ एलानिया बोली। उस लड़की के लहजे में जो दबा दबा गुस्सा था, मुकाबिल उसे महसूस न करता, ये कहाँ मुमकिन। दुर्रे नजफ को लगा कि अब अगर उसने इनकार किया तो कहीं ऐसा ना हो वो दुश्मने जाना यहीं खड़े होकर लड़ना शुरू कर दे उससे। अच्छा, आप ले जाएं, मैं तो इस बस इसलिए मना कर रहा था कि ये बहुत शरारती है, तंग करेगी आपको बहुत। कैसे बताए कितना अच्छा लगा था उस लड़की का अपनी बेटी के लिए लड़ना, समरा को अपनी बेटी कहकर मुखातिब करना, अपने घर को उसकी नानी का घर कहना। वो चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान सजाए नरमी से अपने इनकार की वजह बताने लगा। मेरी बेटी है, मैं संभाल लूंगी। उसने दुर्रे नजफ की आंखों में देखते हुए निहायत गुर्राकर जताते हुए जवाब दिया था। साथ ही उस हसीन लड़की ने दुर्रे नजफ के सामने ही समरा का नन्हा सा हाथ पकड़कर कहा, चलो समरा। जब उसने चलो समरा कहा और उसके सामने हाथ पकड़ा, तो दुर्रे नजफ ने महसूस किया कि उसके लहजे में अथॉरिटी थी, जैसे एक माँ के होती है कि उसका बच्चा है। पापा, समरा ने लचकदार लहजे में इजाजत तलब करने वाले अंदाज में पुरुमीद निगाहों के साथ उसकी जानिब देखा। जाए मामा के साथ, बस इन्हें तंग मत कीजिएगा। मैं बता रहा हूँ, अगर शिकायत आई ना समरा, मैं उसी वक्त लेने पहुंच जाऊंगा। उसने वार्निंग आमेज लहजे में कहा, जिस पर वो फौरन ही अच्छे बच्चों की तरह अपनी टमटमाती मासूमाना आंखों से उसे देखते हुए इस बात में सर हिलाने लगी, जबकि आयशा ने उसे देखकर निहायत मुंह बसूर कर खुफगी से सर झटका था। उसकी खुफगी भरी अदा पर भी मुकाबिल मुस्कुराया था फकत। मामा जल्दी जल्दी चलो, कहीं ऐसा ना हो पापा पकड़ लें। उस छोटी सी परी की बात सुनते ही आयशा मुस्कुराई। आवाज आ रही है मुझे, वो पीछे से गुर्रा कर बोला, जिस पर समरा की स्पीड मजीद बढ़ी और वो आयशा को खींच कर ले जाने वाले अंदाज में गाड़ी तक पहुंची। जब तक उनकी गाड़ी आंखों से ओझल ना हो गई,
तब तक वो वहीं खड़ा उन्हें देखता रहा। अब चलते हैं अगले सीन की जानिब। मैं तो अभी से मिस कर रहा हूँ यार। समरा का सामान आयशा के घर देकर आने के बाद उसे गैर मामूली खामोशी का एहसास हो रहा था अब। वो थका हुआ था, इसलिए डायरेक्ट कमरे में आकर लेटा। बस लेटने की देर थी कि खाली बेड उसे मजीद आयशा और समरा की याद दिलाने लगा। लो, इन्होंने तो बताया ही नहीं वो कितने दिन के लिए गई हैं, और ना मैंने पूछा। हद है दुरे नजफ तुमसे। वो अपनी पेशानी पर हाथ मारते हुए खुद को मलामत कर रहा था। फिर अचानक उसे मोबाइल में गेम ना होने का ख्याल आया, और उसने सेल उठाकर प्ले स्टोर से धड़ाधड़ गेम डाउनलोड करना शुरू कर दिए थे। बजाय सोने के अब वो यही काम कर रहा था। अब अगला सीन। कुछ दिनों तक यहाँ गुजारा करना पड़ेगा, फिर तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स बनते ही हम साथ चलेंगे। वो उसे अस्पताल से डिस्चार्ज करवाने के बाद अपार्टमेंट में ले आया था, जो उसने अपनी जान पहचान वाले आदमी से कुछ वक्त के लिए किराए पर लिया था। मैं कहीं नहीं जाना चाहती, मैं यहाँ आराम से रह लूंगी, तुम चले जाओ। वो उसकी जानिब देख संजीदगी से गोया हुई। पागल मत बनो जुमर, मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकते? तुम कब से जिम्मेदारियां उठाने वाले शख्स बन गए? तुम और तुम्हारा बाप दोनों हमेशा भाग जाते हो, तो अब भी भाग जाओ। प्लीज, ज्यादा मेरे सर पे सवार मत हो। बचा लिया ना मुझे, हो गया तुम्हारा फर्ज पूरा। अब जाओ, छोड़ दो मुझे मेरे हाल पर। वो बहुत झुंझलाई हुई थी जांशेर से, क्योंकि उसकी वजह से उसे वो जिंदगी जबरदस्ती जीनी पड़ रही थी जो अब वो जीना चाहती ही नहीं। वो दोनों हाथ उसके आगे जोड़ते हुए निहायत बेजारियत भरे लहजे में कहने लगी। हो गया। अगर पहले वाला जांशेर होता तो यकीनन उसने ट्रिगर हो जाना था जुमर की बात से, कि एक तो जान बचाई, ऊपर से वो लड़की बजाय एहसान मानने के उल्टा बरसे चली जा रही है, उसे ही बुरा भला कह रही है। लेकिन ये जांशेर बहुत पुरसकून अंदाज में खड़ा था। दफा हो, वो जज्बस होकर कहती सामने सोफे पर जाकर बैठ गई थी। मैं नहीं होता दफा, बर्दाश्त करो मुझे अब। वो मुस्कुराकर नरमी से कहता हुआ उसी के बराबर में आकर बैठ गया था। मेरे बराबर में मत बैठो। वो उसके बराबर में बैठने पर भी झुंझलाई। क्यों, क्या कांटे लगे हुए हैं तुम में? वो मज़ीका खेज अंदाज में पूछ उठा। हाँ, लगे हुए हैं। चलो हटो, दूर जाकर बैठो, बल्कि बैठो ही मत, निकलो घर से। मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती इस वक्त। वो झुंझलाकर गुस्से से बोली, साथ ही उसके बाजू पर अपने हाथों की फोर्स लगाकर उसे दूर धकेलने लगी। जाओ ना यार, क्या है? क्यों मुझे अकेला नहीं छोड़े? वो अभी भी अपनी पूरी फोर्स लगाकर उसे दूर धकेलने में लगी पड़ी थी, लेकिन मुकाबिल टस से मस ना हुआ था। और होता भी कैसे? कहाँ वो नाजुक जान, कहाँ वो वर्जिशी जिसामत का मालिक शख्स। बल्कि उल्टा वो मुस्कुराते हुए आराम से दोनों हाथ फोल्ड करके आंखें बंद करके बैठ गया था, कि लगाती रहो फोर्स। जाशेर, वो रोती सी आवाज में चीखी। हाँ बोलो मेरी जान की दुश्मन। वो आंखें बंद करे पुरसकून अंदाज में बोला। दफा होना, क्यों मुझे अकेले नहीं छोड़ रहे हो? क्योंकि मुझे पता है इस वक्त तुम अपने राइट माइंड में नहीं हो। वो बिना आंखें खोले आहिस्तगी से गोया हुआ। उसे पैनिक अटैक आकर चुका था। डॉक्टर ने उसका बहुत ख्याल रखने का कहा था। फिर वो खुद भी देख चुका था कि वो खुदकुशी करने की कोशिश कर चुकी है। ऐसे में वो कैसे अकेला छोड़कर चला जाए उसे? तुम ज्यादा मेरे हमदर्द ना बनो, तुम तो वैसे ही भाग जाने के आदी हो। तुमने कभी अपनी मोहब्बत का साथ नहीं निभाया, तुम मेरा क्या निभाओगे? जाओ यहाँ से, हटो। जब हाथों से काम न बना तो वो अपनी उससे लगकर अपने कंधे से फोर्स लगाते हुए उसे हटाने की कोशिश करने लगी। जब वो चट्टान बना शख्स फिर भी ना हिला, तब वो उसे टांगे मार मार कर हटाने की सही करने लगी। मेरा ऑर्डर आ गया। अचानक दरवाजे की बेल बजी तो वो फौरन ही उठा। जुमर ने देखा कि वो दरवाजे की जानिब गया है। उसके जाते ही जुमर ने कब्जा जमाने के लिए सोफे पर पांव फैला लिए। पांव हटाओ, बैठना है मुझे। वो सामान लेकर लौटा तो जुमर लेटी हुई नजर आई, जो उसके आ जाने के बावजूद भी अपने पांव समेटने के लिए तैयार न थी। कहीं और जाकर बैठो, चलो। मुझे खाना खाना है, कमरों में जाकर थोड़ी खाऊंगा। वो एहतजाजी लहजे में बोला। मुझे नहीं पता, सर मत खाओ मेरा। वो चिढ़कर कहने लगी। ठीक है, मत हटाओ तुम पाँव, मैं इन्हीं पे बैठ जाऊंगा। जुमर को लगा था वो ऐसा नहीं कर सकता, मगर ढिठाई में वो उसका भी बाप है, शायद भूल गई थी वो। जब उसने देखा कि वो वाकई सामान टेबल पर सजाने के बाद उसके पाँव पर बैठने लगा है, तो उसने फौरन अपने पाँव समेटे।
मुकाबिल मुस्कुराते हुए फातिहाना अंदाज में थोड़ा फैल कर बैठा। मैंने तुम्हारे लिए बन मंगा दिया है, खा लेना। उसने एलानिया कहा, साथ ही अपने पिज्जा का बॉक्स खोला और खाना शुरू कर दिया। अपने लिए इतना सारा सामान और मेरे लिए सिर्फ ये छोटा सा बन। शर्म नहीं आती तुम्हें? उसे लगा था जांशेर उसे दावत देगा साथ खाने की, और फिर वो साफ मना कर देगी, क्योंकि उसका वाकई दिल नहीं था कुछ खाने का। लेकिन मुकाबिल ने जब एक छोटा सा बन उसके सामने रखा और कहा, यह तुम्हारा है और बाकी सब मेरा, तो वो जज्बज होकर उठी और पुरजोर एहतजाज और एतराज करने लगी। तुम तो वैसे भी खुदा को प्यारा होने का सोच रही हो, अपना खाना खिलाकर वेस्ट क्यों करना? वो कंधे उचकाते हुए उसकी जानिब देख जिच करने वाले अंदाज में मुस्कुरा कर बोला, और वो मुस्कुराहट भी जुमर को बुरी तरह जला गई थी। मैं तो अल्लाह को बाद में प्यारी होंगी, डर है कहीं तुम ना हो जाओ पहले, वो भी मेरे हाथों। वो खासा गुर्रा कर उसे खा जाने वाली निगाह से घूरते हुए वार्निंग आमेज लहजे में बोली। मुकाबिल ने इस बार उसकी बात का कोई जवाब न दिया। वो अपना पिज्जा खाने में मगन नजर आ रहा था। उसने झूठे मुंह भी एक बार दावत ना दी जुमर को अपने साथ खाने की। उसके सामने ही बैठकर मजे मजे के खानों से लुत्फानंदोज होता रहा। खानों की खुशबू मुसलसल जुमर की नाक को छू रही थी। ये सामान तो उठाकर ले जाओ यहाँ से। जांशेर खाना खाने के बाद फौरन उठकर अपने कमरे की जानिब चल दिया था। उसने बचा हुआ सामान उठाकर किचन में रखने तक की जहमत न की। यही देख जुमर ने निहायत झुंझलाकर कहा, कहाँ रखूं? फ्रिज है न भी अब नहीं अभी घर में, सुबह तक आएगा, बात कर ली है मैंने। किचन में रखूंगा तो कहीं खराब ना हो जाए, इसलिए हवा में ही रखे रहने दो, फैन चल रहा है ना यहाँ। वो नरमी से उसकी बात का जवाब देकर उसके सामने ही कमरे में चला गया था। वो अब लाउंज में अकेले बैठी हुई थी, मजेदार खानों के सामने, जिनकी खुशबू मुसलसल उसकी नाक को टच कर रही थी। उसका मुंह दवाइयों के सबब काफी कड़वा हो रहा था। आहिस्ता आहिस्ता खानों की खुशबू की वजह से उसका दिल ललचाने लगा। भूख भी शदीद लग रही थी, इसलिए मुंह में पानी आना शुरू हो गया। वो उठकर बैठी और वो छोटा सा बन खाने लगी। खाते खाते बराबर में रखे खाने भी अब मजीद साफ नजर आ रहे थे, जिनकी मसालेदार खूबसूरत शक्ल भी उसे अपनी जानिब तेजी से रागिब कर रही थी। ढककर तो जाता कम अज कम। वो चिढ़कर बोली और खानों को ढकने लगी। इसी ढकने के दौरान उसने कंखियों से दरवाजे की जानिब देखा। जांशेर के कमरे का दरवाजा बंद था। ये देख उसने अगले ही पल तेजी से बिरयानी का चमचा भरकर मुंह में डाल लिया। फिर क्या था, एक के बाद एक चीज चखने लगी। अब उसका हाथ रुक नहीं पा रहा था, यहाँ तक कि उसने सारा बचा खाना खत्म कर दिया। जांशेर जब पानी का जग भरने के लिए अपने कमरे से रात के दूसरे पहर बाहर निकला, तो उसने जुमर को खराटों के साथ पुरसकून अंदाज में सोफे पर सोता हुआ पाया। जो चीजें उसने दानिस्ता तौर पर जुमर के लिए छोड़ी थी, वो सब अब खाली नजर आ रही थी, जिन्हें देख वो मुस्कुराया। वो नींद में थी जब उसने महसूस किया कि किसी ने उस पर कंफर्टर उड़ाया है। अब चलते हैं अगले सीन की जानिब। उसे लगा था आयशा खुद ही कॉल करके बता देगी, मगर 3 दिन गुजर गए, उसकी कोई कॉल मौसूल ना हुई। बीवी तो बीवी, बेटी भी बेवफा निकली है मेरी तो। ये नहीं झूठे मुंह फोन कर ले कि पापा की याद आ रही है। हद होती है यार। वो अकेले कमरे में सोफे पर बैठा मुंह बसूर कर कह रहा था, खुद कॉल कर लूं, कह देता हूँ मैं आ रहा हूँ लेने। वो सोच में पड़ गया था कि कॉल करे या नहीं, कहीं उसे बुरा लग गया तो। उसने ये सोचते हुए अपने हाथ में पकड़ा सेल टेबल पर रखा। उसे क्यों बुरा लगेगा, बल्कि उसे तो खुद एहसास होना चाहिए कि मैं अकेला हूँ घर में। दिमाग और दिल में चलने वाली कश्मकश में मुब्तला वो लड़का दोबारा सेल उठा चुका था। नहीं, हमारी शादी हादसाती तौर पर हुई है, वो तैयार नहीं थी शादी के लिए। यकीनन उसे वक्त चाहिए होगा, मुझे उसे वक्त देना चाहिए। ये सोचते हुए उसने वापस सेल नीचे रख दिया और अब सोफे पर लेट गया। मगर 3 दिन बहुत होते हैं यार, 3 दिन से रोका हुआ है मैंने खुद को। वो एक कॉल तक नहीं कर रही है। एक शिकवा ही था जो उसके लबों पर तेजी से आ ठहरा, और वो उठकर बैठा, साथ ही हाथ में सेल फिर से उठा लिया था। नहीं, 3 दिन बहुत नहीं होते। हो सकता है उसे मैं पसंद ही ना हूँ। जिस तरह वो मुझसे भाग रही है, मुझे नहीं लगता मैं उसे अच्छा भी लगता हूँ जरा सा भी। मुझे उसे वक्त देना चाहिए। हाँ, मुझे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए इस मामले में। ये ख्याल आते ही कि शायद वो उसे पसंद ही नहीं करती, उसने सेल वापस नीचे रख दिया था। उफ अल्लाह, कितना मुश्किल है ये सब कुछ। अभी वो अपना सर दोनों हाथों में गिराकर झुंझलाए हुए लहजे में कह ही रहा था
کہ सेल रिंग हुआ। उसने तेजी से सेल की जानिब देखा, इस उम्मीद के साथ कि शायद आयशा की कॉल आई हो। मगर अगले ही पल चेहरा उतरा जब स्क्रीन पर आयशा की जगह अपने कजन की कॉल देखी। अब अगला सीन। आयशा, तुमने दुरे नजब को कॉल की? आयशा जब से वापस आई थी सब महसूस कर रहे थे कि वो दुरे नजब का नाम तक नहीं ले रही। उसने जब सुबह समरा की उसके वालिद से मोबाइल पर बात कराई, तब भी खुद जरा भी बात ना की, जैसे वो सिर्फ समरा का वालिद हो, आयशा का कुछ ना लगता हो। क्यों? उसने खासा एहतजाजी लहजे में अपनी माँ की जानिब देख पूछा। क्या मतलब क्यों? वापस नहीं जाना? एक हफ्ता होने को आ रहा है। उन्होंने एक हफ्ते के लफ्ज पर खासा जमाव दिया था। ये मेरा घर है ना अम्मी, तो क्या हो गया अगर मैं एक हफ्ते रुक गई तो? वो खुफगी से बोल उठी थी, जैसे उसे अच्छा न लगा उनका जताना भी। बेशक ये तुम्हारा घर है, लेकिन बेटियां अपने घरों में खुश और आबाद ज्यादा अच्छी लगती हैं माँ बाप को। वो महसूस कर रही थी आयशा भाग रही है दुरे नजफ से। मैं क्या बोझ लगने लगी हूँ अब आपको? उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। एक यही तो घर था जो उसे अपनी महफूज पनाहगाह लगता था। यहाँ से भी उसकी माँ जाने का कह रही थी। कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हो? शादी के बाद बेटी का असल घर उसका शौहर का घर होता है। तुम एक हफ्ते से यहाँ आई हुई हो और जाने का नाम नहीं ले रही। ऊपर से तुम दुल्हे नजब से बात भी नहीं करती, वरना एक हफ्ते में तो एक बीवी पता नहीं कितनी बार कॉल कर लेती है अपने शौहर को। मगर मैंने तुम्हें एक बार भी उससे बात करते नहीं देखा। उल्टा सुबह जब समरा ने तुमसे कहा कि पापा बात करना चाह रहे हैं, तो तुमने ये कह दिया कि तुम अभी काम कर रही हो। क्योंकि मैं उनसे बात नहीं करना चाहती, मैं उनके पास भी नहीं जाना चाहती, मेरा दिल नहीं चाहता। कैसी बातें कर रही हो? वो शौहर है अब तुम्हारा। तैयबा बेगम फौरन ही डपट वाले अंदाज में जताते हुए गोया हुई। अम्मी प्लीज मुझे यहाँ से मत भेजें। मुझे उससे डर लगता है। मेरा दिल नहीं चाहता उसके पास जाने का, बिल्कुल भी नहीं। मैं यही रह लूंगी जिंदगी भर। अम्मी प्लीज अम्मी। वो किसी बच्चे की तरह अपनी माँ का हाथ पकड़कर रोते हुए कहने लगी। सुनने में तो कितना आसान लगता है। एक आदमी ने अपनी बीवी को मारा, बस एक जुमला, चंद अल्फाज। लेकिन जरा खुद को उस औरत की जगह रख कर देखो, तब समझ आता है कि ये अमल किसी के वजूद पर कितना भारी गुजरता है। ऐसा महसूस होता है जैसे इंसान नहीं कोई जानवर हो, बल्कि शायद जानवरों से भी बदतर। जब पहला थप्पड़ पड़ता है ना, तो वो जिस्म पर नहीं रूह पर पड़ता है। रूह को चीर कर रख देता है, जख्मी कर देता है। ऐसा जख्म जो वक्त से भी नहीं भरता। और उसे तो सिर्फ मारा नहीं गया था, रोन डाला गया था। सोचो उसकी रूह किस कदर छलनी होगी, किस कदर खौफ उसके अंदर जम गया होगा कि अब हसीन चेहरे उसे मुतवज्जा नहीं करते, बल्कि खौफ दिलाते हैं। अब वो मर्द जात के करीब नहीं जाती, क्योंकि वहां उसे तहफ़्फ़ुज़ नहीं, खतरा महसूस होता है। अभी आयशा बोल ही रही थी कि तैयबा बेगम ने उसके पीछे देखते हुए हैरत से कहा, दामाद जी आप कब आए? और बस ये सुनना था कि उसे अपने हाथ पांव ठंडे पड़ते महसूस हुए, जबकि मुकाबिल थोड़ा शर्मिंदा होकर नजर झुका गया था। नीचे कोई था नहीं तो मैं ऊपर चला आया। वो जैसे शर्मिंदा हुआ था यूं चले आने पर, इसलिए वजाहत देने लगा। अगर उसे जरा इल्म होता कि सीढ़ियां चढ़ते ही उसे इतने दिलखराश जुमले सुनने को मिल जाएंगे, तो यहाँ ऊपर आने से कहीं बेहतर वो अपनी बेटी को दरवाजे से ही लेकर चला जाता। दरवाजा किसने खोला था फिर? तैयबा बेगम अब परेशान होकर पूछने लगी कि जब नीचे था ही नहीं कोई, तो दरवाजा किसने खोला उसके लिए? ना दरवाजा खुलता, ना वो ऊपर आता, और ना उनकी बातें सुनता। जिस तरह उसके चेहरे के रंग उड़े हुए थे, उससे तैयबा बेगम इतना तो महसूस कर चुकी थी कि उसने उनकी बातें सुन ली हैं, मगर कितनी सुनी है इसका कोई अंदाजा नहीं। बच्चों ने, हाँ गली के बच्चे आए हुए हैं, जब से समरा आई है सब आ जाते हैं रोज खेलने। उन्होंने खोला होगा। चलें ये सब छोड़ें, आप आए ना, आप बैठे अंदर आकर। नहीं शुक्रिया, मैं जरा जल्दी में हूँ, अपनी बेटी को लेने आया था। आयशा उसके आगे खड़ी हुई थी। उसने पलटकर एक बार भी अभी तक दुरे नजफ की जानिब नहीं देखा था, मगर जैसे ही ये जुमला उसके कानों की समात से टकराया, वो पत्थर की बन गई। ऐसा लगा जैसे कुछ टूटा हो। क्या? शायद मान, शायद वो थोड़ी सी आस और उम्मीद कि वो और मर्दों जैसा नहीं है। उसकी आंखों में आंसू आ गए, जबकि तैयबा बेगम उसका जुमला सुनते ही शौक में चली गई थी। उसने नहीं कहा वो अपनी बीवी और बेटी को लेने आया है, उसने कहा वो सिर्फ अपनी बेटी को लेने आया है। तैयबा बेगम ने उसे दरवाजे से पलटता देखा तो तेजी से उसके पीछे गई।
بیٹا بیٹھ تو جاओ, ایسے کھڑے کھڑے کیسے بات ہو سکتی ہے ہماری؟ نہیں, میں واقعی بہت جلدی میں ہوں, پھر کبھی بیٹھ کر بات کریں گے آرام سے. وہ پلٹ کر ان کی جانب دیکھ نہایت سنجیدگی سے گویا ہوا, مگر طیبہ بیگم اس کے چہرے سے کہیں زیادہ اس کی آنکھوں میں امٹ آنے والی سرخی دیکھ رہی تھی. چلو سمرا, ہم گھر جا رہے ہیں, وہ اعلانیہ گویا ہوا. اوکے, میں ماما کو بول دیتی ہوں. وہ ننھی پری اپنے پاپا کی بات سنتے ہی تیزی سے بولی. نہیں, صرف آپ اور میں جا رہے ہیں, آپ کی عائشہ ماما نہیں, چلو. اس نے سمرا کو گود میں اٹھاتے ہوئے سختی سے کہا. پاپا, ہم اکیلے کیوں جا رہے ہیں؟ ہم عائشہ ماما کو ساتھ لے کر کیوں نہیں جا رہے؟ میں کیسے رہوں گی اکیلے؟ میں بور ہو جاؤں گی. یہاں بہت مزہ آ رہا تھا, اتنے سارے بچے تھے. پاپا آپ کچھ بولو تو, میں ماما کے ساتھ کچھ دن بعد آ جاؤں گی نا. وہ ننھی پری مسلسل کچھ نہ کچھ بول رہی تھی احتجاج میں, لیکن درے نجف نے کان نہ دھرے. وہ اسے لے کر تیزی سے گھر سے نکلنے لگا. میری بیٹی لے کر مت جاؤ. عائشہ پھرتی سے آئی تھی اس کے پیچھے. سمرا میری بیٹی بھی ہے. اس نوجوان نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھ خاصا جتاتے ہوئے کہا. وہ چاہتا تو صرف کہتا کہ سمرا صرف میری بیٹی ہے, لیکن اس خوبرو نوجوان نے بھی کا لفظ استعمال کیا, یعنی اس کی سمرا پر ماں والی ملکیت کا بھی اقرار کیا تھا. لاکھ غم و غصے میں سہی, مگر تعلق نہیں توڑا اس نے. وہ ایک مرد تھا. اس کی عزت نفس پر شدید بھاری تھا یہ عمل کہ ایک لڑکی جو اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی, وہ زبردستی اسے اپنے ساتھ لے کر جائے. اس کی پہلی بیوی اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی. اس نے طلاق مانگی, اس نے دے دی. عائشہ اگر نہیں رہنا چاہتی اسے بھی طلاق دے دے گا. ویسے بھی ایک حادثاتی شادی تھی یہ تو. بس دکھ اس بات کا تھا کہ اتنا زخمی دل ہونے کے باوجود نکاح ہوتے ہی اس کے جذبات تیزی سے عائشہ سے وابستہ ہو گئے. میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی. وہ رو دی تھی, جس پر درے نجف نے اپنے الٹے ہاتھ کی مٹھی بھینچی. میں بھی نہیں رہ سکتا, اور تمہیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ سمرا کے ساتھ اس کا باپ پیکج میں ملے گا. آخری جملہ اس نے جتاتے ہوئے سنجیدگی سے ادا کیا, جسے سنتے ہی وہ سوچ میں پڑی تھی. طیبہ بیگم کے ہاتھ پاؤں پھول گئے. فضا میں موجود تناؤ کو وہ شدت سے محسوس کر رہی تھی. انہوں نے عائشہ کی جانب التجائی نگاہوں سے دیکھا. مجھے صرف 2 منٹ دے, میں کپڑے لے کر آتی ہوں اپنے. وہ پہلے ہی اپنی ایک بیٹی کھو چکی تھی, دوسری سے دور ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی. مانا وہ مرد ذات سے ڈرتی ہے, لیکن وہ اپنی بیٹی سے جدا نہیں ہو سکتی. اس لیے تیزی سے منتی لہجے میں بولی. میرا دل نہیں چاہتا اس کے پاس جانے کا, بالکل بھی نہیں. میں یہی رہ لوں گی زندگی بھر. امی پلیز, امی. کیا یہ وہ لڑکی نہیں تھی جو ابھی کچھ دیر پہلے اوپر اپنی ماں سے منت کر رہی تھی کہ اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی؟ ابھی وہ کچھ کہتا اس سے قبل ہی مقابل تیزی سے اندر کی جانب بھاگی. اسے علم تھا کہ وہ کپڑے لینے گئی ہے اپنے, اس لیے خاموشی سے کھڑا رہا. نہیں جانتا کیوں, مگر آگے قدم نہ بڑھا سکا, نہیں چھوڑ کے جا سکا اسے. وہ جب تک اپنے کپڑے لا رہی ہے آپ اندر آ جائیں, ایسے اچھا نہیں لگتا بغیر کچھ کھائے پیے جانا. طیبہ بیگم فوراً ہی لچکدار لہجے میں بولی. ہاں پاپا, مجھے بھی بھوک لگ رہی ہے کھیل کھیل کر, میں کچھ کھا لوں. نانی چاول بہت اچھے بناتی ہیں, آلو والے. آ جاؤ بیٹا, وہ بار بار کہہ رہی تھی, اس لیے اسے اچھا نہ لگا مزید انکار کرنا. خاموشی سے ان کے ساتھ اندر چل دیا. اچھا نانو, میری موزم ماموں والی چیزیں وہ تو دو. جاتے وقت وہ اپنی نانی سے فوراً کہنے لگی. سب کچھ اتنی ٹینشن میں ہو رہا تھا کہ طیبہ بیگم کو کب یاد رہا تھا اس ننھی پری کی چیزوں کا. ارے میں بھول گئی, ابھی لاتی ہوں. میں نے نا اوپر چھپا کے رکھی تھی تاکہ تمہارے چٹورے رافع ماموں نہ کھا جائیں. وہ تیزی سے کہہ کر اندر سے ایک بڑا سا چیزوں سے بھرا شاپر لے کر آئیں. اس میں رافع ماموں جو کل چپس دلا کر لائے تھے وہ ہے نا؟ اس ننھی پری نے تیزی سے پوچھا. ہاں. اور جو نانا صبح میرے لیے حلوہ پوری لائے تھے وہ باقی سامان کو چکنا کر دیتی تو میں نے عائشہ کو پکڑا دیا, ماما کے پاس ہے آپ کی. حلوہ تو ڈالا ہے نا, کہیں رافع ماموں کھا تو نہیں گئے؟ نہیں نہیں, میں نے اسے ہاتھ بھی نہیں لگانے دیا, صاف کہا یہ میری نواسی کا ہے. طیبہ بیگم فوراً اسے مطمئن کرنے لگی. اچھا, اور بڑی نانی نے جو پیسے دیے تھے وہ؟ اس کی بات سنتے ہی درے نجف نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا. وہ کیسے ان سے ایک ایک چیز کا حساب لے رہی تھی, بلکہ نہیں, وہ حساب نہیں تھا. اسے احساس ہوا یہ لاڈ اٹھوانے کا طریقہ تھا, اور لاڈ وہیں اٹھواتا ہے بچہ جسے پتا ہو یہاں اٹھائے جائیں گے. وہ دیکھ سکتا تھا اس کی بیٹی کو کتنا پھولوں سے رکھا گیا تھا وہاں.
وہ بھی آپ کی ماما کو رکھوا دیے ہیں، ورنہ آپ تو گم کر دیتی۔ عائشہ تو کب کی گاڑی میں بیٹھ چکی تھی، مگر ان نانی اور نواسی کے حساب کتاب ختم ہی نہیں ہو رہے تھے۔ اگر کچھ نہیں رہ گیا تو چلیں؟ در نجف نے نہایت نرمی سے اپنی ننھی پری سے استفسار کیا۔ وہ چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، پھر پورے اطمینان سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ در نجف نے محبت سے اسے باہوں میں اٹھا کر نرمی سے کار کی پیسنجر سیٹ پر بٹھایا، بیلٹ لگائی اور دروازہ بند کرتے ہوئے ایک لمحے کو رک گیا۔ طیبہ بیگم سے مؤدبانہ الوداع لے کر پھر خاموشی سے ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا، انجن کی ہلکی سی آواز کے ساتھ، جیسے ایک نیا سفر شروع ہو گیا تھا ان کا۔ اب چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ واؤ، میرا نیا کمرہ! سمرا اپنا نیا کمرہ دیکھ خاصا خوش ہو کر بولی۔ اس کی آنکھیں جگنوں کی طرح جگمگا رہی تھیں، جسے دیکھ در نجف مسکرانے لگا۔ جی، اچھا لگا آپ کو؟ بہت پیارا ہے پاپا۔ وہ بڑا خوش ہو کر اپنے والد کو نیچے جھکنے کا اشارہ دینے لگی۔ جیسے ہی وہ نیچے جھکا، سمرا نے اس کے گال کو خوشی سے چوما۔ جہاں ایک طرف سمرا بڑا خوش ہو رہی تھی اپنا الگ کمرہ دیکھنے پر، وہیں دوسری جانب عائشہ کی جان خشک ہو رہی تھی، چونکہ پیچھے تو اسی نے بچنا تھا اکیلے در نجف کے ساتھ۔ چلو اب آرام سے کپڑے چینج کر کے اپنے بیڈ پر لیٹو اور سو، میں 5 منٹ بعد آ کر چیک کرتا ہوں کہ آپ سوئی یا نہیں۔ اوکے، وہ دو بدو چہک کر بولی۔ میں سمرا کو سلا کر آتی ہوں، عائشہ نے ہولے سے کہا، جسے سن کر بھی بغیر کوئی تاثر دیے وہ کمرے سے نکل گیا۔ در نجف کو 99% یقین تھا کہ اس لڑکی نے آنا ہی نہیں ہے، لیکن وہ جو 1% امید تھی نا، اس کے تحت اس نے دروازہ کھلا چھوڑ دیا تھا اپنے کمرے کا۔ میرا دل نہیں چاہتا اس کے پاس جانے کا، بالکل بھی نہیں، میں یہی رہ لوں گی زندگی بھر۔ امی پلیز امی۔ بیڈ پر لیٹتے ہی پتہ نہیں کیوں اس لڑکی کو جملے واپس کانوں میں گونجنے لگے تھے۔ ایک رنج تھا جو اس نے اپنے دل میں شدت سے محسوس کیا۔ کچھ لوگوں کے نصیب میں پیار جیسی نعمت لکھی ہی نہیں گئی، اور شاید میں انہی میں سے ہوں۔ اس نے اپنی آنکھیں زور سے میچے، زیر لب کہا، اور اگلے ہی پل اسے کسی کے کمرے میں داخل ہونے کی آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے آنکھ نہ کھولی، لیکن خبر تھی کہ وہ دشمن جانا آئی ہے۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنے برابر میں آ کر لیٹتے ہوئے محسوس کیا اسے۔ در نجف نے کروٹ لے لی دوسری جانب۔ اب اس کی کمر تھی عائشہ کی طرف۔ ان کے درمیان بظاہر کوئی دیوار حائل نہیں تھی، مگر وہ دونوں ایک دوسرے کو میلوں کے فاصلے پر محسوس کر سکتے تھے۔ وہ دونوں سو نہیں پا رہے تھے کہ در نجف جب ہلکا سا ہلتا تو عائشہ خود کو مزید سمیٹ کر اس سے دور ہو جاتی۔ وہ بالکل گڑمڑی بن گئی تھی مارے ڈر کے۔ اب اگلا سین۔ وہ ایک کروٹ پر لیٹے لیٹے تھک چکا تھا۔ رات کا کون سا پہر تھا معلوم نہیں، مگر اس امید کے ساتھ کہ وہ سو چکی ہوگی اب، اس نے کمر سیدھی کی تو عائشہ پر نظر گئی۔ اگلے ہی پل وہ چونک کر اٹھ بیٹھا۔ وہ بری طرح گڑمڑی بنی ہوئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آیا وہ اس طرح کیوں سو رہی ہے۔ پورا بیڈ خالی تھا ان کے درمیان۔ وہ تو ایک کونے میں سو رہا تھا بالکل، پھر وہ ایسے کیوں سو رہی تھی؟ شاید اسے سردی لگ رہی ہے۔ یہ گمان کر وہ اٹھا اور الماری سے کمفرٹر نکال کر لایا اور اس پر نرمی سے اڑا دیا۔ اب چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ وہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، برابر والے تکیے پر اس کا ہاتھ تھا۔ وہ بار بار اسے آہستگی کے ساتھ سہلاتی۔ آنکھوں سے آنسو از خود بہے جا رہے تھے۔ وہ ایسے ہی لیٹی رہتی تھی پورا پورا دن۔ تابش، تم مجھے چھوڑ کے کیوں چلے گئے؟ مجھے اپنے ساتھ لے جانا تھا نا، میں کیا کروں گی اکیلے یہاں؟ اس نے سرگوشی کرنے والے انداز میں روتے ہوئے کہا تھا، جیسے تصور میں وہ اب بھی اسے اپنے برابر میں لیٹا ہوا پا رہی ہو۔ اس لڑکی نے 1 ہفتے سے بال نہیں بنائے تھے۔ بال بنانا تو دور کی بات، شاید چہرہ بھی نہ دھویا ہو۔ وہ بس بے سدھ سی پڑی تھی۔ زندگی کا اس کی آنکھوں میں دور دور تک کوئی رنگ نظر نہیں آتا تھا۔ 1 ہفتہ ہونے کو آ رہا تھا، مگر اس کی تکلیف میں کوئی کمی نہیں آتی تھی۔ وہ تڑپ رہی تھی، بس اب منہ سے چیخنا بند کر دیا تھا، بالکل خاموش سی ہو گئی تھی۔ اب اگلا سین۔ بریرہ، بریرہ تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ روزمرہ کے کپڑوں میں اسے صوفے پر بیٹھی نظر آئی۔ وہ تیزی سے اس کے پاس گیا تھا۔ وہ چہرہ جھکائے ہوئے تھی، مگر مسلسل اس کے رونے کی آوازیں اس کے کانوں کی سماعتوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ وہ قریب آ کر تیزی سے اس کے قدموں میں بیٹھا، اس کے بال کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے اس کی ٹھوڑی نرمی سے پکڑ کر ہلکی سی اٹھائی۔ اس کی آنکھوں سے بہنے والے موتی اب اسے صاف نظر آ رہے تھے، جنہیں دیکھ اس کا دل جیسے پھٹنے کو ہوا۔ وہ ان آنکھوں میں شرارت دیکھنے کا عادی تھا،
मुस्कुराहट देखने का आदी था, गरूर देखने का आदी था। आंसू नहीं जच रहे थे उनमें, नहीं देखना चाहता था उनमें आंसू। वो तेजी से फिक्रमंद होकर वो आंसू साफ करने लगा। अभी वो उन आंसुओं को साफ कर पाता कि अगले ही लम्हे वो लड़की गायब हो गई। वो इधर उधर भागने लगा, बरीरा बरीरा कहकर आवाजें निकालने लगा और यकदम उसकी आंख खुली। बरीरा। आंख खुलने पर उसने खुद को अपने कमरे में पाया, अपने बेड पर लेटा पाया, मगर जिस्म की हालत यूं थी जैसे कहीं बहुत दूर से तवील सफर तय करके आया हो। रूह और जिस्म दोनों थके हुए मालूम हुए। सब कुछ भारी भारी सा था। वो यूं ही उठकर बैठा और पानी पीने लगा। वो क्यों उसे रोते हुए नजर आ रही थी? वो तो बहुत खुश छोड़कर आया था उसे ताबिश के साथ। और उसे कब खबर थी कि जिस रात वो वापस लौटा है, उसकी अगली सुबह ताबिश का इंतकाल हो गया था। अब अगला सीन 15 दिन बाद। जहां एक तरफ बरीरा इद्दत में बैठी हुई थी, वहीं दूसरी जानिब कोरिया पहुंचने के बाद जुमर ने खुद को महरोज के निकाह से आज़ाद कर लिया था और खुद को 3 तलाकें दे दी थी। और अब वो भी अपनी इद्दत शुरू कर चुकी थी। किस्मत भी सबकी अलग होती है ना। कोई मोहब्बत पाकर भाग रहा है, तो कोई मोहब्बत पाने के लिए भाग रहा था। कोई मोहब्बत पाकर भी पा ना सका, और कोई मोहब्बत पाने के लिए आज भी बेकरार है। कोई मोहब्बत पाकर भी खुद को खाली महसूस करता है। कोई मोहब्बत के डर से भाग गया। कोई मोहब्बत को निभाने में खुद को खो बैठा, और कोई आज तक मोहब्बत होने का इंतजार कर रहा है। कहानियां सबकी अलग अलग हैं, मगर धागा एक ही है, मोहब्बत जारी है। तो जी जनाब, ये थी आज की एपिसोड। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। तो रिव्यू की जानिब चलते हैं। तो सबसे पहले तो जाशेर और जुमर के जो सीन्स थे, लाइक अच्छा लगा जुमर का उसको तर तर जवाब देना। एंड वो जाशेर जिस तरह से तहम्मुल से, तमीज़ से और एहसास के साथ उसकी बातें सुन रहा था, तो ये लाइक बहुत पॉजिटिव चेंज आया है उसमें भी। तो खैर हमें नहीं पता होता हमारी किस्मत किसके साथ जुड़ी हुई है। अब उसको लगता था कि उसको बरीरा से बहुत मोहब्बत है, और ऑब्वियसली होगी भी अब। लेकिन वही बात कि उससे गलतियां हुई हैं, बहुत सारी गलतियां हुई हैं। तो उन्हीं गलतियों की वजह से उसने बरीरा को खो दिया, वरना वो तो उसके पास ही थी शुरू से। तो खैर अब देखते हैं इन दोनों की आगे क्या बनती है। फिर आते हैं दुरे नजफ और आयशा पे। तो वो दोनों तो भाई मुझे समझ नहीं आती। ऑब्वियसली वैसे एक नेचुरल सी बात है कि वो बंदी, उसकी तलाक हुई है, उसका इतना ट्रॉमेटाइजिंग पास्ट रहा है, तो इतनी जल्दी तो वो ये सब एक्सपेक्ट नहीं कर सकती ना, एक्सेप्ट नहीं कर सकती, सॉरी। तो दुरे नजफ़ जो है उसका भी ऑब्वियसली थोड़ा बहुत पास वही था कि बीवी ने तलाक ले ली। तो वो भी इस चीज़ को समझ नहीं रहा। एंड आई होप कि अब थोड़ा बहुत दुरे नजफ़ इस चीज़ को समझे, उसके रवैये को देख के समझे कि भाई वो तुमसे दूर नहीं भाग रही, वो हर मर्द से ही दूर भाग रही है। उसका तुम पहले पास तो देखो ना कि उसके साथ हुआ क्या है। तो आई होप कि बात कर लें ये लोग और कुछ बेहतर हो जाए इनके हालात, क्योंकि अभी तो दोनों ही गलतफ़हमियों में हैं। और वो जो उसने उसकी बातें सुनी है, वाक़ई कोई भी मर्द होता तो उसको ऑब्वियसली उसकी इज़्ज़त नफ्स तो हर किसी में ही होती है ना, तो वो बहुत बुरी तरह हर्ट हुआ है, लेकिन एट द एंड उसको समझना चाहिए। तो ख़ैर यही फ़र्क होगा ना उसको उसमें और उसके साबका शौहर में। तो ख़ैर उनका भी देखते हैं। एंड वो जो क्यूटी सी बीच में समरा है, वो तो बहुत ही क्यूट है। तो एंड पे जो बरीरा का सीन था, ओह माय गॉड! अभी तक मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि ताबिश मतलब अब है ही नहीं, अब हम उसको कभी भी पढ़ नहीं सकेंगे। उफ़! बड़ा बड़ा सैड होती हूँ मैं उसके बारे में सोचकर। एंड वो बहुत बहुत हर्टिंग सीन था। और उधर से रोमान को तो पता ही नहीं है ना कि पीछे उसके साथ हो क्या रहा है। भाई तुम कॉल कर लो, ऐसा भी क्या हो गया? ठीक है तुम छोड़ के जा रहे हो उसको, लेकिन एटलीस्ट कॉल तो कर लो ना, उससे पूछ लो कुछ हुआ तो नहीं है। चलें देखते हैं क्या होता है। वही एंड पे कि कोई मोहब्बत के पीछे भाग रहा है, किसी को मिली हुई है तो उसकी कदर नहीं है, किसी को मिल के जो है वो उससे छीनी गई है। तो ज़िंदगी ऐसे ही है। तो ख़ैर आप लोग भी अपने रिव्यूज़ दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।